गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता एसोसिएट में। तो आज हम आपके लिए ले के आए हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका वीडियो मैंने आपके लिए पहले भी लाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये तो अप्लीकेबल हो गया था जीएसटी आने के साथ ही जुलाई 2017 में ही, लेकिन इसको अब लागू किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो जो हमारे डिपार्टमेंट को कमियां समझ में आई हैं, जो हमारे क्वेरी हुए हैं, उसको लेके एक इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए कि इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसा एक एडवाइजरी जारी किया गया है। मैं आज उसी सारे क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाऊंगा एक वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो इंफॉर्मेशन के रूप में सबके पास फैल सके। क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया है, जो कि आपको डैशबोर्ड पे शो करना शुरू करेगा 14 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा ये। तो आप एक बार ये सारे वीडियो जितने हैं एक बार वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है वीडियो। मैंने जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड और वो हमारे जो नए नए अपडेट्स आते हैं उससे रिलेटेड ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिएगा, व्हाट इज द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये बताया गया है। इसके लिए मैंने वीडियो भी पूरा बनाया, डिटेल्स वीडियो क्या है वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ से आपको बता देता हूँ। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए फैसिलिटी इन जीएसटी सिस्टम वेयर द इनवॉइसेस रिकॉर्ड सेव्ड फाइल्ड बाय द सप्लायर्स इन द GSTR1 GSTR1A IFF कैन बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और केप्ट पेंडिंग बाय रिसिपिएंट इन ऑर्डर to correctly avail it ITC। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि जैसे सप्लायर को जब अपना GSTR रिटर्न 1 फाइल करेगा तो जो उसमें से टैक्स इनवॉइस को अपलोड करेगा तो रिसिपिएंट के पास एक डैशबोर्ड में शो होगा कि ये आपको एक्सेप्ट, ये बिल सही है गलत है, आप इसको रोकना चाहते हैं। तो यही सारी चीजें इन्वेस्टमेंट सिस्टम में है। इसके लिए डिटेल वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल दिया है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन आई एक्सेस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करने के लिए आप जीएसटी को लॉगिन कर लीजिएगा। जीएसटी लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद आपको सर्विसेज पे जाना होगा। सर्विसेज के बाद आपको रिटर्न पे जाना होगा। रिटर्न के बाद आपको इनवॉइसेस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिसमें पूरे आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को देख सकते हैं। तीसरा क्या किया, when will IMS is made available taxpayer invoice management system launch in the GST portal of 1 अक्टूबर, जैसा मैंने पहले ही बताया था। and shall be available to the taxpayer for taking the action on received invoices records from the 14th of October 2024 onwards। तो ये 24 अक्टूबर से आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे डैशबोर्ड के रूप में होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब आगे जो चीजें हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड चीजों को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, what all record will be available in invoice management system for taking an action। invoice management system पे एक्शन लेने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाते चलूंगा। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या दिया गया, all the saved or filed original invoice and records and their amendment by supplier through GSTR1 GSTR1A IFF will be available to the recipient for taking action in IMS। However, the documents where the ITC not eligible either due to first the place of supply, फर्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट विल नॉट अपीयर ऑन IMS एंड विल डायरेक्टली गो टू ITC नॉट अवेलेबल सेक्शन ऑफ GSTR2B।
तो आईएमएस पे एक्शन लेने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध होंगे? तो GSTR1, GSTR1A आईएफएफ के माध्यम से सप्लायर द्वारा सेव किए गए या फाइल किए गए सभी ओरिजिनल इनवॉइस या रिकॉर्ड और अमेंडमेंट इनवॉइस रिसिपिएंट को एक्शन लेने के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि वे डॉक्यूमेंट्स जहां पे आईटीसी एलिजिबल नहीं है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। और दोनों, इसमें भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है और इसमें भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई में, और दूसरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये क्या है एक्ट होता है? ये ब्लॉक्ड आईटीसी के बारे में आपको बताता है। इन दोनों में आपको जीएसटी आईटीसी लेने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये आईएमएस पोर्टल पे उपलब्ध नहीं होंगे। ये डायरेक्टली आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया? व्हाट विल हैपन टू द एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड रिकॉर्ड? एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड रिकॉर्ड क्या है, क्या होगा? मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड रिकॉर्ड का क्या होगा? ये पांचवा क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें क्या लिखा गया? ऑल द एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रिकॉर्ड बिलोंगिंग ऑन टू द पर्टिकुलर GSTR 2B पीरियड विल बी removed from IMS on filing of GSTR 3B for that particular period. Only the pending records and the invoices records belonging to the future tax period shall remains in IMS. आपने जो टैक्स इनवॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है वो आपके GSTR 2B में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन तभी तक जब तक आप अपना GSTR 3B फाइल नहीं कर देते हैं। लेकिन पेंडिंग इनवॉइसेस को आपको फ्यूचर में भी IMS डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। छठा क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? when will the documents be fallen to IMS? टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट को कब IMS डैशबोर्ड पर शो होगा? छठा क्वेश्चन का यही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसमें क्या रिप्लाई दी है डिपार्टमेंट ने? द डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल इन IMS एज सून एज दे आर सेड बाय द सप्लायर दे आर द करस्पॉन्डिंग GSTR1, GSTR1A एंड IFF। जब सप्लायर या रिसिपेंट दोनों अपना GSTR1 या GSTR1A IFF को फाइल करेगा, इसके बाद ही यह शो करना शुरू हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? सातवां क्वेश्चन आइए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? व्हेन कैन द रिसिपेंट टैक्स पेयर टेक एक्शन ऑन रिकॉर्ड्स? रिसिपेंट टैक्स पेयर किसी रिकॉर्ड को कब तक एक्शन ले सकता है? इसमें क्या रिप्लाई दिए हैं? As soon as a supplier taxpayer saved an invoices record GSTR1A IFF, it is shown and is available to the recipient taxpayer in IMS taking action. जैसे ही सप्लायर टैक्सपेयर कोई भी इनवॉइसेस को अपने GSTR1A या IFF में सेव करेगा, वैसे ही यह रिसिपेंट के IMS डैशबोर्ड पर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यह रिसिपेंट टैक्सपेयर कोई भी एक्शन ले सकता है। इसमें क्या दिया? आठवां क्या है? व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी मेड अवेलेबल इन IMS बट विल पार्ट ऑफ द GSTR 2B। आठवां पूछा गया कि इसमें ये IMS पे अवेलेबल नहीं होगा, पर ये GSTR 2B का पार्ट क्या कौन कौन से होंगे? बिलो द रिकॉर्ड नॉट बी पार्ट ऑफ IMS, ये IMS के पार्ट नहीं है, बट विल डायरेक्टली फ्लो इन द GSTR 2B। ये आपके GSTR 2B में शो करेगा। पहला क्या है? डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स GSTR 5, GSTR 6 SGATE documents, RCM records, documents where ITC is ineligible due to the place of supply rules, section 16 subsection 4 of CGST है, जिसमें ब्लॉक्ड ITC के बारे में बताया गया है। पांचवा क्या दिया गया है? documents where ITC to be the reserved on the account of the rule 37A।
इतना चीजें आपको GSTR 2B में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये IMS पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु विल हैव एक्सेस टू IMS फंक्शनली, कौन इसको IMS फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज द नॉर्मल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग द SCZ यूनिट एंड डेवलपर्स एंड द कैजुअल टैक्स पेयर विल बी अवेलेबल इन द एक्सेस ऑफ द फंक्शनली। जो भी GST में रजिस्ट्रेशन लिए हैं, जिनके पास मतलब टैक्स इनवॉइस होता है, बिल ऑफ सप्लाई के लिए ये नई चीजें अवेलेबल होंगी, ये मतलब रेगुलर फर्म के लिए अवेलेबल होंगी। जो जिनका GST रेगुलर में उनके लिए IMS अवेलेबल होगा, चाहे वो SCZ हो चाहे डेवलपर्स हो, सबके लिए अवेलेबल होगा ये। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, what are the action that I can take on IMS। IMS पे आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं, इसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग में भी डाल सकते हैं किसी इनवॉइसेस को। but default all the records will flow in the no action category and the record with no action will be deemed accepted at the GSTR at the time of the GSTR 2B generation। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास मतलब आपने सारे बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और ये सारी ITC आपके ऑटोमेटिक GSTR 2B में पॉपुलेट हो जाएगी। अभी ग्राउंड क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। आर देयर एनी इनवॉइसेस रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस या रिकॉर्ड्स वेयर पेंडिंग एक्शन इज नॉट अवेलेबल इन IMS। क्या ऐसा कोई इनवॉइस या रिकॉर्ड है जिन पर IMS में पेंडिंग एक्शन अलाउड नहीं किया गया है। पेंडिंग एक्शन किस पे अलाउ नहीं किया गया ये बारे में बताया गया। हाँ, 4 ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें पेंडिंग एक्शन को अलाउ नहीं किया गया है। पहला है ओरिजिनल क्रेडिट नोट, दूसरा है अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रिसिपेंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट, तीसरा दिया गया डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज द रिजेक्टेड बाय हिम, चौथा क्या दिया गया डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस या डेबिट नोट वेयर ओरिजिनल इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स was accepted by him and the respective of GSTR 3B has been filed। बारहवां क्या दिया गया है, कैन आई टेक एक एक्शन मल्टीपल टाइम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं जब तक आपकी GSTR 3B में फाइल नहीं होगा। बाकी मैं आपको पढ़ के एक बार समराइज कर देता हूँ। यस, एक्शन कैन बी टेकन मल्टीपल टाइम्स ऑन द इनवॉइसेस और रिकॉर्ड्स बिफोर द फाइलिंग GSTR 3B इन केस ऑफ द मल्टीपल एक्शंस ऑन रिकॉर्ड्स लेटेस्ट एक्शन विल ओवरराइड the previous action, however the action taken will be frozen at the time of the filing of the corresponding GSTR 3B। आप जब तक GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते आप मल्टीपल टाइम इस पे एक्शन ले सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ये GSTR 3B फाइल होने के पहले कर सकते हैं। अगर GSTR 3B एक बार फाइल हो गया तो आप इस पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the original tax invoice या debit notes if the same record is the amendment by the supplier। यदि सप्लायर द्वारा उसी रिकॉर्ड में अमेंडमेंट किया जाता है तो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट को क्या होगा। If original and the amendment tax invoice debit note belonging to the different GSTR 2B return period, then it is the mandatory to take actions on original tax invoice debit notes and file to the respective GSTR 3B before taking the action on amendment tax invoices debit note amendment through the GSTR 1 or GSTR 1A IFF। in case if recipient take the action on amendment tax invoices या debit notes first, then the system will not be allowed to save the action in IMS।
यदि मैं पैराग्राफ वाइज आपको समराइज कर देता हूं, यदि ओरिजिनल और अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट दोनों अलग अलग जीएसटीआर टू बी पीरियड जीएसटीआर टू बी टाइम पीरियड से संबंधित हैं, तो क्या होगा, अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइसेस या डेबिट नोट पर एक्शन लेने से पहले ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट पर एक्शन लेना होगा और उससे संबंधित जीएसटीआर 3B फाइल करना अनिवार्य होगा। यदि रिसिपेंट अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट यदि रिसिपेंट अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट पर पहले एक्शन लेता है तो सिस्टम आईएमएस में एक्शन लेने और सेव करने के लिए अनुमति नहीं देगा। नॉट अलाउड टू द सेव ऑफ एक्शन इन आईएमएस। अब दूसरा पैराग्राफ क्या है, इन केस बोथ ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट एंड अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट नाउ बिलोंगिंग टू सेम पीरियड जीएसटीआर टू बी द एक्शन टेकन ऑन द अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट विल प्रिवेल ओवर द एक्शन टेकन ऑन ओरिजिनल tax invoices debit note. However, you need to first bring the original invoices debit note from the pending status to either accepted or rejected status before taking the action to amendment invoices debit notes, as the otherwise system will not be allow you to take any action on the amendment invoices. यदि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट पर लिया गया एक्शन यदि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट और अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट दोनों एक ही सेम जीएसटीआर 2B पीरियड के हैं, तो अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट पर लिया गया एक्शन ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट पर लिए गए एक्शन पर प्रभावी होगा। हालांकि अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट पर एक्शन लेने से पहले ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट को पेंडिंग स्थिति में एक्सेप्ट या रिजेक्ट में लाना होगा, अन्यथा सिस्टम आपको अमेंडमेंट इनवॉइसेस पर कोई भी एक्शन लेने की अनुमति नहीं देगा। नॉट अलाउ यू टू टेक एनी एक्शन ऑन द अमेंडमेंट इनवॉइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। What happened to the original credit note if the same in the amendment by the supplier? यदि सप्लायर ओरिजिनल क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट कर देता है तो उसका क्या होगा। अब इसमें क्या जवाब दिए हैं, इफ ओरिजिनल एंड अमेंडमेंट क्रेडिट नोट बोथ आर द अवेलेबल इन आईएमएस where it belonging to different GSTR 2B period or same GSTR 2B period, the action taken on amendment credit note will prevail over the action taken on original credit note. ओरिजिनल एंड अमेंडमेंट क्रेडिट नोट दोनों आईएमएस में अवेलेबल हैं, फिर चाहे वे दो अलग अलग जीएसटीआर 2B पीरियड के हों या एक ही जीएसटीआर 2B पीरियड के हों, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट पर लिया गया एक्शन ओरिजिनल क्रेडिट नोट पर लिए गए एक्शन पर प्रभावी होगा। उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, What will happen to documents on which the taxpayer has been taken an IMS? ये इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बारे में बताएगा और पेंडिंग करने के बारे में बताएगा। अगर आप में दोनों में से कुछ नहीं करते हैं तो तीनों में से कुछ नहीं करते तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। क्या है, मैं फिर से पढ़ के लेकिन बता देता हूँ। एक्सेप्टेड रिकॉर्ड विल बिकम पार्ट ऑफ द आईटीसी अवेलेबल। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आईटीसी आपको अवेलेबल होगी जीएसटीआर 2B में या ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B में भी चली जाएगी आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी और पॉपुलेट नहीं होगा जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होगा।
पेंडिंग करने में क्या दिया गया है, पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B। पेंडिंग रिकॉर्ड जो है जो ये जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के पार्ट नहीं होंगे। सच रिकॉर्ड विल बी रिमेन आईएमएस डैशबोर्ड टिल द सेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये आपको फ्यूचर में भी अवेलेबल हो गया एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए ऑन टिल द टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो उसमें टाइमलाइन बताएगा तब तक आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप तीनों में से कोई एक्शन नहीं लेते, यानी आप एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं और पेंडिंग में भी नहीं डालते, तो ये माना जाएगा कि आपने सारे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया और इसी के साथ आपके जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिक सारी आईटीसी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी। 16वां क्वेश्चन क्या दिया गया, विच डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसीडर ऑफ द जीएसटीआर 2B जनरेशन। जीएसटीआर 2B जनरेशन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, कंसीडर होंगे। all the file and accepted, no action will be treated at the deemed accepted। अगर आप सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं या कुछ पे किसी पे एक्शन नहीं लिए वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, या रिजेक्टेड रिकॉर्ड विल बी कंसीडर ऑफ द जीएसटीआर 2B। यानी आपको एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड दोनों को ही आपको जीएसटीआर 2B में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते तो उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगी जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके, और जीएसटीआर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ये उसकी आईटीसी आपको जीएसटीआर 3B में नहीं मिलेगी। इतनी चीज बताया गया है। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। What if I have taken an action on a document in the saved status but the same is edited by the suppliers before the filing in his GSTR1। क्या होगा यदि मैंने सेव स्टेटस में किसी डॉक्यूमेंट पर कोई एक्शन ले लिया लेकिन सप्लायर ने अपना GSTR1 रिटर्न करने से पहले उसे एडिट या चेंज कर दिया है। In case a saved record is edited before the filing of the GSTR1 by the supplier to the edited record will be replaced in the saved documents in IMS, and action taken up on such records will by the recipient will be reset. The edited records will be available for the recipient for fresh action in IMS. Similarly, if action is deleted before filing of GSTR1A IFF by the suppliers, then such documents will be removed from the IMS also। यदि सप्लायर ने GSTR1 रिटर्न करने से पहले सेव रिकॉर्ड को एडिट कर दिया है, सप्लायर द्वारा सेव रिकॉर्ड को एडिट कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है, तो एडिटेड रिकॉर्ड IMS पर सेव रिकॉर्ड को रिप्लेस करेगा और रिसिपेंट ऐसे रिकॉर्ड पर लिए गए एक्शन को रिसिपेंट द्वारा ऐसे लिए गए रिकॉर्ड पर लिए गए एक्शन को रीसेट हो जाएगा और एडिटेड रिकॉर्ड पर रिसिपेंट के लिए IMS में फिर से एक्शन लेने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह सप्लायर GSTR1 या GSTR1A या IFF फाइलिंग करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है तो वो IMS में भी डिलीट हो जाएगा। अठारहवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Will reverse charge or documents received from the rejected suppliers also the part of IMS? No, RCM invoices are not part of IMS but will continue to part of the GSTR2B in being the reflected today। RCM आपका क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस ये जो चीजें होती है मतलब ये GSTR IMS का पार्ट नहीं होगा लेकिन ये GSTR2B में ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। ये 19 वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, में कुछ खासी जानकारी नहीं दी गई। 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन इफ रिसिपेंट रिजेक्टेड रिकॉर्ड। अगर रिसिपेंट ने रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा।
दो केस बन रहे हैं, पहला केस दूसरा केस। इसमें पहला केस क्या दिया गया, इफ द रिसिपेंट रिजेक्टेड टू द रिकॉर्ड बिफोर फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 1A, रिजेक्ट कर देता है जीएसटीआर 1A को फाइल करने से पहले, तो सप्लायर देन द इनवॉइसेस रिकॉर्ड कैन बी एडिटेड ऑन द सप्लायर्स कैन बी फाइल द जीएसटीआर 1 विद द रिवाइज्ड डिटेल्स। सप्लायर अपने जो भी रिकॉर्ड होगा उसको एडिट करके फिर जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है। दिस एडिटेड रिकॉर्ड विल बी मेड ऑफ अवेलेबल टू द आईएमएस एक्शन बाय रिसिपेंट। उसके बाद ये आईएमएस डैशबोर्ड पे फिर से अवेलेबल हो जाएगा रिसिपेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या दिया गया, इफ द रिसिपेंट रिजेक्टेड आफ्टर द फाइलिंग जीएसटीआर 1 बाय द सप्लायर, अगर रिसिपेंट जीएसटीआर सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद रिजेक्ट करता है, देन द सप्लायर नीड टू द अमेंड एट द इनवॉइसेस या रिकॉर्ड इन द जीएसटीआर 1A और द इन सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1A जीएसटीआर 1 IFF with same or the revised details as the case may be. The amendment record will be made available in the IMS for the action in the recipient. अगर ये सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद रिजेक्ट करता है तो सप्लायर के पास एक ऑप्शन खुलेगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसको आप अमेंडमेंट कर दीजिए या तो उसके बाद ऐड द इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कर दें जीएसटीआर 1 में, नेक्स्ट मंथ के लिए अवेलेबल हो जाएगा ये। इक्कीसवां क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, What will happen to the documents in IMS on the filing of GSTR 3B recipient? क्या दिएगा, all the accepted या rejected record belonging to the particular GSTR 2B period will be removed of the IMS on the filing GSTR 3B for the particular period. जीएसटीआर 3B में कब तक ये अवेलेबल होगा, ये चीजें पूछा गया है 21 में। तो ये जीएसटीआर 2B में पीरियड में से ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा, जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगा, तो ये आईएमएस डैशबोर्ड से ऑटोमेटिक हट जाएगा और जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिक हट जाएगा। 22वां क्वेश्चन कह दे, व्हाट विल बी हैपन टू द डॉक्यूमेंट्स कीप्ड पेंडिंग इन आईएमएस। अगर पेंडिंग करते हैं तो आईएमएस पे क्या होगा, पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल कंटिन्यू टू बी द आईएमएस टिल एट द टाइम ऑफ द कट ऑफ डेट एज पर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ये आपको फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा, लेकिन एक डेट जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिए गए हैं तब तक आपको पेंडिंग एक्शन का आपके पास अवेलेबल होंगे। वंस रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड टाइमलाइन को क्रॉस कर जाता है तो ये ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा आईएमएस से। 23वां क्वेश्चन कहते हैं, कैन आई डाउनलोड ऑल डेटा अवेलेबल इन आईएमएस। बिल्कुल, आप एक्सेल में आप डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको लिए दिए गए हैं, आप एक्सेल सीट वहां से जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। चौबीस वाला क्या दिया गया, व्हाट इज द ड्राफ्ट ऑफ जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B क्या है, यह हम सभी जानते हैं। जीएसटीआर 2B को मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये पहले से ही चला आ रहा है। बाकी इसमें भी क्या दिया गया इसको भी पढ़ लेते हैं। जीएसटीआर 2B विल कंटिन्यू टू बी जनरेटेड ऑन द 14th ऑफ एवरी मंथ। यह हर मंथ के 14 तारीख को अवेलेबल हो जाता है विथ द सेम लॉजिक ऑफ द करंट जीएसटीआर 2B। जो फाइल किया गया होता है उसी के साथ ही अवेलेबल हो जाता है। विच विल बी नाउ द कंसीडर द ड्राफ्ट ऑफ द जीएसटीआर 2B। यह जीएसटीआर मतलब सप्लायर ने जो फाइल किया, सप्लायर ने जो भी टैक्स इनवॉइसेस अपलोड किया है या क्या किया है, तो यहाँ पे जीएसटीआर 2B में शो करता है। यहीं से आईटीसी भी हम देख सकते हैं कौन से हमारे इनवॉइसेस पे क्या आईटीसी हमको मिली है, यही जीएसटीआर 2B से ही मिल सकते हैं। दिस ड्राफ्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑल रिकॉर्ड एक्सेप्टेड एंड डीम एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स एंड द रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स। हियर द रिजेक्टेड रिकॉर्ड आर फॉर द व्यू ओनली, नॉट व्यू ओनली एंड नॉट फ्लो ऑफ द जीएसटीआर 3B। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रिकॉर्ड भी आपको जीएसटीआर 2B में देखने के लिए मिलेंगे। रिजेक्टेड रिकॉर्ड की आईटीसी आपको क्लेम नहीं कर सकते हैं जीएसटीआर इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये जीएसटीआर 3B से जब ये जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपके जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B से आईएमएस से हट जाएगा।
25वां क्वेश्चन क्या है, कैन आई टेक एक्शन आफ्टर द जनरेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ GSTR 2B? यस, रिसिपेंट विल बी allowed to take an action on the any records available of the draft GSTR 2B also till the filing of GSTR 3B. जब तक GSTR 3B आपके पास है तब तक आप एक्शन ले सकते हैं, जब तक आपने फाइल नहीं किया सारे भी एक्शन ले सकते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, Is there any scenario where draft GSTR 2B will not be generated by the system on the GSTR on system of the 14th of subsequent month? क्या दिया गया है, क्या ऐसा कोई सिनेरियो है जहां सिस्टम द्वारा अगले महीने की 14 तारीख को ड्राफ्ट GSTR 2B तैयार नहीं किया जाएगा? Yes, in case the previous period of the GSTR 2B is not filed by the taxpayer when the system will not generate there the draft of GSTR 2B on the 14th of subsequent month. हाँ, यदि टैक्स पेयर द्वारा पिछली अवधि यानी प्रीवियस पीरियड का GSTR 3 फाइल नहीं किया गया है तो सिस्टम अगले महीने के 14 तारीख को उनका ड्राफ्ट GSTR 2B जनरेट नहीं करेगा। However, the taxpayer can generate their the GSTR 2B from the IMS dashboard after filing their the previous GSTR 3B. हालांकि करदाता यानी टैक्स पेयर अपना पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड GSTR 3B फाइल करने के बाद IMS डैशबोर्ड से अपना GSTR 2B जनरेट कर सकता है। सत्ताईसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन रीजनरेट आफ्टर GSTR 2B before filing GSTR 3B? There is no restriction of number of the times and such GSTR 2B can be recompute and regenerated. जब तक आप GSTR 3B फाइल नहीं किए या आपके पास अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी बार भी एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक GSTR 3B फाइल नहीं है तभी तक। 28वां क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए है, बहुत उसमें कुछ अच्छी चीजें नहीं। 29वां क्या देखते हैं, व्हाट विल बी हैपेंड आफ्टर GSTR 2A? GSTR 2A शैल बी जनरेटेड आफ्टर एज इट, जैसा GSTR 2A है वैसे सेम एज इट रहेगा। 30वां क्वेश्चन क्या है, इट इज द मैंडेटरी टू रिकम्प्यूट ऑफ GSTR 2B? अगर क्या ये जरूरी है GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना? इफ देयर एनी चेंजेस मेड बाय द रिसिपेंट ऑन द IMS डैशबोर्ड आफ्टर ड्राफ्ट ऑफ द GSTR 2B जनरेट बाय द सिस्टम इन द मैंडेटरी द रिकम्प्यूटर ऑफ द GSTR 2B। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपके लिए GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना मैंडेटरी किया गया है। 32 नंबर्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ द एक्शन इफ द रिसिपेंट रिजेक्टेड द टैक्स इनवॉइसेस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाईज ऑफ फाइनेंशियल 2023-24 which was eligible of the GSTR 2B of the October 2024 given the deadline to the avail the ITC by the 13th November। यदि रिसिपेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइसेस या डेबिट नोट को रिजेक्ट कर देता है तो अक्टूबर 2024 के GSTR 2B क्या दिया, अक्टूबर 2024 के GSTR 2B के लिए एलिजिबल था, जबकि ITC का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर है। तो क्या होगा, अब इसमें क्या बताया गया है कि देखते हैं। टैक्स पेयर और एडवाइस, टैक्स पेयर को एडवाइस दिया जाता है टू रिकंसाइल देयर रिकॉर्ड बिफोर फाइलिंग देयर द GSTR 1 फॉर अक्टूबर 2024 टैक्स पीरियड विच ड्यू डेट इज 11th of November 2024। टैक्स पेयर को एडवाइस दी जाती है कि वे अक्टूबर 2024 टैक्स पीरियड के लिए अपना GSTR 1 भरने से पहले अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें, जिसकी अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 दी गई है। The taxpayer can accept or reject a record on IMS after due to verification. The ITC for the rejected record will not flow on the GSTR 2B on October 2024।
टैक्स पेयर वेरिफिकेशन के बाद आईएमएस पर रिकॉर्ड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, जबकि रिजेक्टेड रिकॉर्ड के लिए आईटीसी अक्टूबर 2024 के लिए जीएसटीआर 2B में फ्लो नहीं होगा। However, recipient can be change the action from the rejected to accepted to accepted in IMS and recompute to GSTR 2B at the time of the filing GSTR 3B take corresponding ITC in the GSTR 3B of October 2024। हालांकि रिसिपेंट आईएमएस में रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड में बदल सकता है, रिजेक्टेड इनवॉइसेस को एक्सेप्टेड इनवॉइसेस में बदल सकता है और जीएसटीआर 3B फाइल करते समय जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट कर सकता है और अक्टूबर 2024 के लिए जीएसटीआर 3B में आईटीसी ले सकता है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिएगा इसमें। Can a supplier amended FCM invoices to RCM invoices and what will be the impact on the ITC? अच्छा, अब FCM क्या होता है, RCM क्या होता है, इसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो इसके पहले ही वीडियो डाला है, जिसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाके FCM और RCM का वीडियो को देख सकते हैं कि FCM क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, RCM क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको कब लगाया जाता है, क्या क्या चीजें होती है। मैंने दोनों पे वीडियो बना के डिटेल वीडियो डाला है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोई सप्लायर एफसीएम इनवॉइसेस को आरसीएम इनवॉइसेस में अमेंड कर सकता है और इसका आईटीसी का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Yes, the supplier can amend an invoice from the FCM to the RCM subject to time limit of the as per GST law. According to GST law, yes, supplier time limit के अंदर FCM से RCM इनवॉइसेस को अमेंडमेंट कर सकता है। The system shall reduce the ITC of the amended FCM invoices in case the said invoices was accepted by the recipient। यदि इनवॉइसेस को रिसिपेंट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है तो सिस्टम अमेंडमेंट एफसीएम के इनवॉइसेस को आईटीसी को कम कर देगा। फर्दर द आरसीएम इनवॉइसेस shall flow to GSTR 2B of the recipient। इसके अलावा आरसीएम इनवॉइसेस रिसिपेंट के जीएसटीआर 2B में फ्लो होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, बस ये दो क्वेश्चन लास्ट बचे हैं। Can the place of supply charged by the suppliers in the GSTR 1 and what will be the impact of the ITC? चेंज दिया गया ना। Can the place of supply change by the supplier? place of supply को चेंज कर देता है सप्लायर के द्वारा तो GSTR 1 में and what will the impact of ITC? क्या सप्लायर द्वारा GSTR 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई बदला जा सकता है और ITC पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? Yes, place of supply can be changed by the supplier in the GSTR 1 subject to the time limit of given in the GST law। yes, GSTR 1 में सप्लायर द्वारा प्लेस ऑफ सप्लाई GST लॉ में दिए गए टाइम लिमिट के अंदर बदला जा सकता है। फर्दर इफ द ITC become ineligible due to change in the place of supply then recipient should reverse the ITC in the table of the 14B1। इसके अलावा यदि प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंजेस के कारण आईटीसी एलिजिबल या अयोग्य हो जाती है तो रिसिपेंट को टेबल B1 में आईटीसी को रिवर्स कर देना चाहिए। 35वां क्या दिया गया क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिएगा, व्हाट विल हैपन इफ द रिसिपेंट रिजेक्टेड द ओरिजिनल क्रेडिट नोट एंड अपवर्ड अमेंडमेंट इन द क्रेडिट नोट। इफ यदि प्राप्तकर्ता ओरिजिनल क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है तो क्या होगा? अब इसमें क्या बताया गया है, इफ द रिसिपेंट रिजेक्टेड टू क्रेडिट नोट and the furnished GSTR 3B then the corresponding liability will be the added after supplier liability to in the GSTR 3B of the subsequent tax period। यदि रिसिपेंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो और GSTR 3B में शो करता है तो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी को आगामी टैक्स पीरियड के GSTR 3B में सप्लायर लायबिलिटी के साथ जोड़ दिया जाएगा।
ये था हमारा सारा क्वेश्चन, कैसे क्या है, क्या चीजें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करने के, वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।